Hello student, welcome back to another video session with me. I am शुभाशीष दास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट YouTube चैनल IIT जोन ट्यूटोरियल। और आप जानते हैं कि जिस तरह का वीडियोस इस चैनल में अपलोड किया जाता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेस होता है, जिससे कि आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है ये आप दोनों सीखते हैं, है ना। तो उसी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग आज आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं जो क्लास 11 पोर्शन लॉज ऑफ मोशन से कनेक्टेड होता है। और वो चाहे क्लास 11 वाले बच्चे हैं या जेईई अपेयर करने वाले बच्चे हैं या नीट अपेयर करने वाले बच्चे हैं, सबके लिए ये चैप्टर कुछ हद तक, मतलब आज जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें कुछ हद तक तो बच्चे सक्सेसफुली कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अपडेट ना हो पाने की वजह से थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट में आके सिंपल लेकिन इनसफिशिएंट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से बहुत इजी प्रॉब्लम भी कई बार आप मिस कर देते हो, है ना। लॉज ऑफ मोशन से आज डिस्कस करने वाले हैं आपके लिए कंस्ट्रेंड मोशन, है ना। कंस्ट्रेंड मोशन एक ऐसा मोशन जहां कंस्ट्रेंड मजबूर किया जा रहा है एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल के साथ एक स्पेसिफिक मैथमेटिकल रिलेशन को मेंटेन करते हुए ही डिस्प्लेस करना है, ठीक है। कई बार ये डिस्प्लेसमेंट 1:1 रेशियो होता है, कई बार ये डिस्प्लेसमेंट 1:2 या कुछ और रेशियो में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि किस सिचुएशन में आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। तो चलिए इसी पर आज हम लोग डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक सिचुएशन से लेके सिंपल बट थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, है ना, जो कि जेईई मेन या नीट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड टू सम एक्सटेंट जेईई एडवांस्ड ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले कांस्टेंट मोशन चूँकि डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले एकदम सिंपल इक्वेशन, दो ब्लॉक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ऐसे सिचुएशन में ये मास m1 ये m2, these two blocks are connected by a light inextensible string। ये कैसा है, एक लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल, लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना। तो जब आप जानते हो कि जिस स्ट्रिंग से दो मास को कनेक्ट किए हैं और दोनों मास का अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंटली बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, दोनों मास का अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, जिस स्ट्रिंग से दोनों मास कनेक्टेड है अगर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पुलिंग द मास m1 बाई फोर्स F, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक फॉर एग्जाम्पल L लेंथ का एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसका लेंथ इंक्रीज भी नहीं होगा डिक्रीज भी नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। अब ऐसा कंडीशन में आप अगर दो मास को कनेक्ट करते हैं और चाहे आप m1 के एंड से पुल करें या m2 के एंड से पुल करेंगे, अगर पुलिंग फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू ब्लॉक्स, दो ब्लॉक को जोड़ने वाला जो स्ट्रिंग है उसी लेंथ के डायरेक्शन में अगर आप पुल करेंगे तो ऑब्वियस है कि दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल होगा, कारण दोनों का डिस्प्लेसमेंट रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ m1 विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ m2। एक से मैं डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। जितना समय में m1 मान लो यहाँ आएगा मूविंग फॉरवर्ड बाई x, उतना समय में m2 को भी उतना ही फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तब जाके दोनों के बीच में जो स्ट्रिंग है वो हमेशा L लेंथ का बना रहेगा, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट में डिस्प्लेसमेंट इक्वल, हेंस दोनों का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इक्वल, हेंस दोनों का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी इक्वल, इसीलिए मैंने दोनों को A लिया है, ठीक है। आप समझ रहे हो, ठीक है ना।
अगर मान लो कि दो ब्लॉक कनेक्टेड है एक दूसरे से और दोनों मास को आप एक इंक्लाइन प्लेन के सरफेस में रखे हैं, है ना, ऐसे you have kept M1 and M2 connected by a light string और inextensible rod, और दोनों मान लो इस तरह से M1 M2 एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये कनेक्टर चाहे आप उसको स्ट्रिंग मानो या लाइट रॉड मानो, वो मतलब अनचेंज्ड इन लेंथ है। ऐसे केस में आप फिर से M1 को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऊपर मूव कराया, मतलब पुल किया, यू हैव अप्लाइड द फोर्स, है ना, देखो आपने एक फोर्स लगाया अपवर्ड अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। तो सवाल ये है कि फिर से मैं वही देख रहा हूँ कि अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग दोनों मास को जोड़ने वाला जो स्ट्रिंग है उसी लाइन पर मूव कर रहा है, यानी कि रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट फिर से दोनों का इक्वल होगा, यानी एक्सेलरेशन भी दोनों का इक्वल होगा। तो मैं फ्री बॉडी डायग्राम कर दूं ताकि आपको पूरा इक्वेशन समझा सकूं। तो M1G का दो कंपोनेंट ऐसे हुआ, M2G को भी अगर तोड़ दें तो M2G का भी दो कंपोनेंट ये होगा। रिक्वायर्ड कंपोनेंट जो डाउनवर्ड जाएगा वो साइन थीटा कंपोनेंट है, M2G साइन थीटा यहाँ भी होगा, M1G साइन थीटा। इसके अलावा ये है M1G कॉस थीटा, ये वाला है M2G कॉस थीटा, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज्योमेट्री के हिसाब से ये जब थीटा होगा तो ये दोनों एंगल भी थीटा होगा। यही कारण है कि M1 का इधर वाला कंपोनेंट कॉस और इधर M2G का भी ये कंपोनेंट कॉस, और डाउन द इंक्लाइन प्लेन दोनों कंपोनेंट साइन। दोनों स्ट्रिंग को जोड़ने वाला, दोनों मास को जोड़ने वाला स्ट्रिंग में टेंशन अगर T है, ठीक है, तो इंडिविजुअल मास वाइज इक्वेशन अगर आप लिखते हो तो M1 के लिए आपका इक्वेशन आता है F माइनस T माइनस M1G साइन थीटा बराबर M1 इंटू A, है कि नहीं। और दूसरी तरफ M2 के लिए आप लिखते हो तो वो हो जाता है T माइनस M2G साइन थीटा बराबर M2A। तो यहाँ फिर मैंने दोनों एक्सेलरेशन को इक्वल लिया हूँ, ठीक है। अब देखो ये दोनों को, इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको आप इक्वेशन 2 लिखोगे, है ना। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अगर आप 1 + 2 करते हो, इफ़ यू ऐड देम 1 + 2, तो देखो दोनों T कट जाएगा और तब हो जाएगा F माइनस, है ना, M1 + M2, मैंने ब्रैकेट में ले लिया, G साइन थीटा कॉमन बराबर M1 + M2 इंटू A। तो देखो आपको कॉमन एक्सेलरेशन मिल रहा है। यहाँ दोनों ब्लॉक एक ही डायरेक्शन पे एक साथ इक्वल मूव कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट ये दोनों बात में क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव किया, दूसरा इंक्लाइन प्लेन में मूव किया। कॉमन बात क्या है, दोनों का मूवमेंट, दोनों एंड में जो मास है उसका मूवमेंट अलोंग द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू दैट एंड, ठीक है। इस तरह से याद रखना है इसको। देखो नेक्स्ट सिचुएशन में और क्लियर होता जाएगा, एक एक करके सिचुएशन बताएंगे और वो एकदम से क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट ही सीखना है हम लोगों को, है ना, घबराना नहीं है। जितना वेरिएशन हो सकता है उतना सीखना चाहिए, जितना सीखेंगे उतना क्या आगे बढ़ेंगे। तो चलो अब ले लेते हैं एक ऐसा डायग्राम, ये हो गया हमारा डायग्राम। तो ये मान लो इधर है θ1, इधर θ2, ठीक है। यहाँ एक पुली अटैच कर दिया और फिर इधर एक मास ऐसे गया, इधर ये दूसरा मास, ठीक है, M1 M2। अब तो दोनों मास को जोड़ने वाला स्ट्रिंग स्ट्रेट
नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ m1 यहाँ m2 है तो डायरेक्ट जोड़ दिया, ऐसा कैसे जोड़ेंगे, ये तो रिजिड सरफेस है तो तोड़ना पड़ेगा, तब तो फिर m1 और m2 के बीच में होल बनाना पड़ेगा, टनल है ना, फिर उस टनल से जोड़ेंगे, फ़ायदा नहीं होगा, अलोंग द फ्री स्पेस वो तो मूव नहीं कर पाएगा। यानी कि यहाँ m1 और m2 का कनेक्शन फिर अलोंग द सरफेस होना चाहिए, तो ये इधर गया अलोंग द पैरेलल टू द सरफेस, इधर भी पैरेलल टू द सरफेस आया। अल्टीमेटली ये भले ही एक स्ट्रेट सेगमेंट m1 से लेके m2 तक स्ट्रेट सेगमेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रेट कंटिन्यूएशन जरूर है, ये जो गया वही कंटिन्यू, मतलब कहीं इसका स्ट्रिंग का जो कंटिन्यूएशन है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ, तो दे आर कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये फिर से है ना इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ठीक है। तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, उसका जो लेंथ है वो कांस्टेंट, दैट इज कांस्टेंट इन लेंथ, दैट इज कांस्टेंट लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रिंग का लेंथ अगर ओवरऑल कांस्टेंट होगा तो मान लो इसका फिर से फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, तो m1g का दोनों रिजॉल्व कंपोनेंट ऐसे आएगा, ये होगा m1g cos थीटा, ये हो जाएगा m1g sin थीटा। सिमिलरली m2 को भी रिजॉल्व करो, m2 का वेट, ठीक है, तो m2g का ये कंपोनेंट ये हो जाएगा फिर से m2g cos थीटा, ये हो जाएगा m2g sin थीटा। यानी जब भी इंक्लाइंड प्लेन में एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्लिनेशन का एंगल दिया रहेगा, तब जो इंक्लाइंड प्लेन से जो प्लेन के अलोंग जो नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा वो साइन कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस कॉस कंपोनेंट होगा, प्रोवाइडेड एंगल ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे, ठीक है। तो अब सवाल है, दोनों को कनेक्ट करने वाला एक ही सिंगल स्ट्रिंग है, तो टेंशन यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही टेंशन। अब देखो भले ही m1 नीचे जाए या ऊपर जाए, m2 करस्पॉन्डिंगली नीचे जाए या ऊपर जाए, मूवमेंट ऑफ m1 उसी पाथ में होगा जो स्ट्रिंग का पोजीशन है टू द एंड वेयर इट इज़ कनेक्टेड टू m1। जिस एंड में m1 का जो साथ अटैच्ड स्ट्रिंग है टू द एंड ऑफ m1 जो स्ट्रिंग पोर्शन है उसका जो पोजीशन है उसी लाइन के अलॉन्ग अगर m1 मूव करेगा तो मूवमेंट ऑफ m1 एट वन एंड इन कंटिन्यूएशन विल बी इक्वल टू मूवमेंट ऑफ m2 एट द अदर एंड। कारण दोनों का यहाँ जो मूवमेंट पॉसिबिलिटी है वो अलोंग द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू देम, स्ट्रिंग का जो पोर्शन है कनेक्टेड टू द रेस्पेक्टिव एंड उसी लाइन के अलोंग ही दोनों मास इधर ऊपर में या नीचे जा सकता है। यानी ये अगर ऊपर x जाएगा तो ये नीचे x जाएगा, ये अगर नीचे y उतरेगा तो समझ लो ये ऊपर y चढ़ेगा, ऐसा ही होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ फिर से along the inclined plane acceleration of m1 and m2 must be same, m1 and m2 must be same, दोनों एंड का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। m1 का जो एक्सेलरेशन होगा वही एक्सेलरेशन m2 पर भी एप्लीकेबल होना चाहिए। उसका वजह क्या है, कारण है कि एक का डिस्प्लेसमेंट जो होगा दूसरे का भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही होगा। इक्वल डिस्प्लेसमेंट होने का कारण है कि दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन होगा एंड यू कैन सी द पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑन आइदर एंड टू द एंड वेयर इट इज अटैच्ड विद m1 एज वेल एज टू द एंड वेयर इट इज अटैच्ड विद m2। दोनों स्ट्रिंग इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही है, ठीक है, इसीलिए दोनों का सेम एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लो एक्सेलरेशन के टर्म पे समझने के लिए इसको a ले लेते हैं तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा विथ a, तब इक्वेशन राइटिंग हो जाएगा m1g साइन थीटा माइनस t बराबर m1a
ये m1 के लिए नीचे की तरफ आने का वजह से डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव, और वही करस्पॉन्डिंगली m2 ऊपर जाएगा तो t माइनस m2g साइन थीटा बराबर m2 इंटू ए। ठीक है, तो ये देखो अब ये दोनों इक्वेशन फिर से 1 + 2 दोनों में सेम एक्सेलरेशन आया। इफ़ यू ऐड देम 1 + 2 तो फिर से t विल बी कैंसल्ड आउट एंड इट विल फाइनली रिमेन एज m1 माइनस m2 इंटू जी साइन थीटा बराबर m1 प्लस m2 इंटू ए। तो अब आपको समझ में आने लगा होगा ना कि कौन सा केस में दोनों ब्लॉक का मूवमेंट इक्वल होगा, यानी कि दोनों मास सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा। ठीक है, इतना तक बहुत आसान था। कोई ये भी सोच रहा होगा कि तो पहले से आता है ना, तो आता है, बढ़िया बात है ना। आगे वाला जो बताएंगे वो भी आना चाहिए और ज़रूर वो सीखोगे भी। तो चलो अब दूसरा क्वेश्चन पे, दूसरा सिचुएशन पे चलते हैं। अब दूसरा सिचुएशन पे चलते हैं और वो ऐसा, मान लो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मास अटैच्ड है m1, ये ऐसे गया, ये स्ट्रिंग पुली फिक्स्ड है और दूसरे एंड पे मास m2 अटैच्ड है इस तरह से। Again m1 and m2 are connected by inextensible string. m1 and m2 are connected by inextensible string. तो अब ऐसा है कि ये थीटा है। अब मान लो, मैं मान लिया कि ये a1 के एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जा रहा है और ये a2 के एक्सेलरेशन से वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। अब देखो मूवमेंट ऑफ m2, अभी तक मैंने जो तीनों केस में जो बताया था, मूवमेंट ऑफ द ब्लॉक जब तक अपने एंड से कनेक्टेड स्ट्रिंग का जो स्ट्रेट पोर्शन रहेगा उसी स्ट्रेट पोर्शन के अलोंग अगर मास मूव करेगा दोनों एंड पे, तो देन दे विल हैव इक्वल मूवमेंट। लेकिन यहाँ m2 का मूवमेंट इस लाइन पे हो रहा है जो कि स्ट्रिंग के पोजीशन के अलोंग है, लेकिन m1 से कनेक्टेड स्ट्रिंग का जो पोजीशन है m1 इज़ नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। ठीक है, तो मूवमेंट्स इक्वल कहाँ होना चाहिए? एट द एंड्स ऑफ स्ट्रिंग movements must be equal, movements must be equal along the position of string, along the position of string, along the position of string length। स्ट्रिंग का जो लेंथ का जो पोजीशन है उसी लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ के अलोंग अगर मूवमेंट होगा तो दोनों एंड में इक्वल मूवमेंट होगा। तो एक एंड पे तो वो मूवमेंट a2 है, दूसरा एंड पे तो अलोंग द स्ट्रिंग मूवमेंट नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर का जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट a1 है, इस a1 को अगर मैं रिजॉल्व करके ये दो कंपोनेंट में लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे को इक्वेट करने का ऑप्शन क्या है, द मूवमेंट एट द एंड्स अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ। तो इस एंड में अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ मूवमेंट इधर, इस एंड में अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ मूवमेंट इधर, तो ये मूवमेंट और ये इक्वल हो सकता है, लेकिन इसको इसके साथ इक्वेट नहीं कर सकते। इसीलिए क्या किए कि रिक्वायर्ड मूवमेंट को, जो रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन है किसका, m1 का, उसको रिजॉल्व करके इधर लेके आया a1 cos थीटा, इधर रह गया a1 साइन थीटा। अब जो मैं कॉन्सेप्ट पॉइंट यहाँ लिखाया, एट द एंड्स मूवमेंट कैन बी इक्वल, मूवमेंट मस्ट बी इक्वल अलोंग द पोजीशन ऑफ स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ के अलोंग दोनों एंड पे मूवमेंट इक्वल होगा, यही कांस्टेंट रिलेशन है। तो इसका मतलब है कि a1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू a2। तो फिर a1 हो गया a2 बाई cos थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा a1 a2 का रिलेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरह से हमको सोचना है
कि दोनों एंड का, चाहे आपका एक्सेलरेशन का रिलेशन पूछे, डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन पूछे या वेलोसिटी का रिलेशन पूछे, है ना, आप क्या करोगे, दोनों एंड का मूवमेंट्स को अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लाके इक्वेट करना है, तब जाके आप इक्वेट कर पाओगे। ऐसा है कि यहाँ इसको इसके डायरेक्शन में नहीं रिजॉल्व करना, कारण इसको मैं इसके साथ रिलेट नहीं कर सकता, लेकिन इसका जो रिजॉल्व कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग लेंथ होगा वो स्ट्रिंग लेंथ मूवमेंट इस एंड के स्ट्रिंग लेंथ मूवमेंट से बराबर होगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा कि नहीं सबको? एकदम आसान चीज है ये, सब तो सबको समझ में आ रहा होगा, है ना, और तभी तो जेई या नीट जैसे एग्जाम निकलेगा, ये सब पूरा समझ में आएगा, पूरा सीखोगे तब। चलो नेक्स्ट सिचुएशन, एक ऐसा है, मान लो एक वर्टिकल रॉड है, ठीक है ना, ये एक वर्टिकल रॉड ले लिया, चलो इधर एक रिंग ले लिया, लेट दिस रिंग इज कनेक्टेड टू एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, ये ऐसे करके बंधा हुआ है, इधर एक ब्लॉक है, लेट दिस इज अटैच टू अ ब्लॉक। ठीक है, ये रिंग का मास m1, इसका मास m2, ये मान लो हॉरिजेंटल सरफेस में है, ठीक है, दिस इज द हॉरिजेंटल सरफेस, क्लियर। इसका ये वाला एंगल मान लो θ1 और यहाँ इसका ये एंगल लेट इट बी θ2। ठीक है, ये m1 और m2 कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, मैं आज सिर्फ आपको बता रहा हूँ वो सिचुएशन जहाँ एक ही स्ट्रेट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का एक ही स्ट्रेट लेंथ है, चाहे वो डायरेक्ट दो ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है या वो एक पुली से होते हुए पार कर रहा है, लेकिन कहीं स्ट्रिंग मुड़ नहीं रहा है, मतलब फॉरवर्ड जाते हुए फिर कहीं इन कॉन्टिन्यूशन बैकवर्ड नहीं आ रहा है, वो कंटिन्यू जा रहा है ना, एंड टोटली स्ट्रिंग टोटली टाइट है, कहीं वो लूज नहीं है, कहीं वो रिवर्स रिटर्न डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा, तो कंटिन्यूअस एंड स्ट्रेट, कंटिन्यूअस एंड स्ट्रेट पोर्शंस। तो यहाँ मान लो इस एंड का वेलोसिटी v2 है और ये ऊपर जा रहा है v1 से, तो यहाँ क्या रिलेशन होगा, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या रिलेशन होगा, तो फिर से वही है कि एट एंड्स डिस्प्लेसमेंट्स must be equal, displacements must be equal along the position of string length, along the position of string का जो लेंथ है उसी लेंथ के अलोंग इक्वल होना है दोनों एंड पे। कहने का मतलब है इसका, अगर आप वेलोसिटी इधर v1 देख रहे हो, ऐसे v1 है, तो v1 को वी कैन रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में हो जाएगा जियोमेट्री के अकॉर्डिंग v1 cos θ1, ये इधर हो जाता है v1 sin θ1। ठीक है, फिर ज्योमेट्री के हिसाब से इधर v2 है, तो v2 को मैं ऐसे दो कंपोनेंट में फिर से रिजॉल्व कर सकता हूँ, तो v2 का ज्योमेट्रिकली ये θ2 है, तो ये फिर θ2 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा v2 cos θ2 एंड दिस वन विल बी v2 sin θ2। समझ में आ रहा है? तो फिर से देखो, एंड में जो वेलोसिटीज़ है वो इक्वल, इसका मतलब है अलोंग द स्ट्रिंग v1 cos θ1 मस्ट बी इक्वल टू v2 cos θ2। तो रिलेशन समझ में आ रहा है? v1 cos θ1 मस्ट बी टेकन अलोंग द वैल्यू ऑफ v2 cos θ2। तो एक कनेक्टेड एक इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से जब दोनों एंड पे मास अटैच्ड होगा और दोनों का मूवमेंट होगा, ठीक है ना,
तो मूवमेंट में आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्चुअली किधर भी दिया हुआ है। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आपको उस डायरेक्शन ऑफ मोशन, गिवन डायरेक्शन ऑफ मोशन या एज्यूम डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिजॉल्व करके लाना है अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू दैट एंड। इस एंड में अलोंग द स्ट्रिंग लाइए, इस एंड में भी अलोंग द स्ट्रिंग लाइए, और दोनों एंड का जो मोशन अलोंग द स्ट्रिंग होगा एट द रेस्पेक्टिव एंड वो इक्वल होगा इस तरह के सिचुएशन में। ठीक है, समझ में आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये इस वीडियो में आज मैं जितना भी सिचुएशन बताया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप बहुत ही मन लगा के पूरा वीडियो को देखे हैं और सीखे भी हैं, और आपको इस बात का बेहद खुशी है ना, कि आज आप कुछ डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ सीखे हैं जिसको कि आप इस्तेमाल करके कंस्ट्रेंट मोशन रिलेटेड कई बहुत ही सिंपल बट ट्रिकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने के जैसे सिचुएशन में पहुंच चुके हैं। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, बिल्डअप हुआ, अब आपको लगने लगा कि हाँ अब तो इस चैप्टर में मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है कि नहीं। अब मेरे से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाए इस टॉपिक से, अब मेरे को भी +4 तो मिलना ही है। पहले नेगेटिव आ जाता था, अब तो पॉजिटिव +4 लेके ही दिखाना है इस टॉपिक से। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये इस वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें और इसको यूटिलाइज़ करेंगे। इसके बेस्ड आप बहुत सारा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस कॉन्सेप्ट पे जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस बताऊंगा। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में कंस्ट्रेंट मोशन कैसे लगाएंगे और उस तरह का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए और उसको भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सीखने का अवसर दीजिए, है ना। या शिक्षा जितना प्रसार करेंगे, जितना वितरण करेंगे, जितना फैलाएंगे उतना बढ़ेगा आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर अपकमिंग न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चैनल पे बहुत ही सीरियस कंटेंट्स और बहुत यूज़फुल कंटेंट्स कराया जाता है, जहां आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ही सीखते हैं हमारे साथ, जिसके ज़रिए आप अपना जो सपना है ना, जो ड्रीम है फॉर कंप्लीटिंग IIT JEE और JEE मेन या नीट, इस तरह का जो रिक्वायरमेंट है फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आप अपना सपना साकार कर सकते हैं। सो कीप वॉचिंग, आई एक्सपेक्ट दैट आई विल गेट योर सपोर्ट। थैंक यू।